Hello and welcome to Northeast PSC. I hope you all are doing good. Today, in our second episode of World This Week, we'll try and understand what are the most relevant topic that has been in news and how can we study them for our examination perspective. Without any delay, let us begin today's discussion. So, the first and foremost article is about Trump's assassination attempt. So, Mr. Donald Trump, the former US president, who is going to run for the second term, like he was a president from 2016 to 2020, then came Joseph Biden. अब time है कि there will be another election in November 2024 when the next presidential candidate will be elected. सो यहाँ पर दो कैंडिडेट था मूल तौर पे, एक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा बाइडेन. अब बाइडेन कल रात को ही अपने जो प्रेसिडेंशियल रेस थे उससे बाहर निकल गए हैं. नाउ ही इज लेफ्ट अगेंस्ट कमला हैरिस जो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट है. अब बात यह है कि इनके ये काफी पॉपुलिस्ट लीडर माना जाता है. ही इज समवन हु इज वेरी प्रो कैपिटलिस्ट. ठीक है, इनको क्या कहते हैं, थोड़ा राइट विंग काइंड ऑफ पॉलिटिशियन माना जाता है. तो इनके ऊपर ये जो अटैक हुआ है, स्पेशली इलेक्शन से कुछ महीने पहले, इसका बहुत बड़ा रिपरकशन होने वाला है इलेक्शन के एंड रिजल्ट पे. तो यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी, पूरे दुनिया भर में जितने भी लीडर हैं उन लोगों ने इस चीज को क्या किया है, आपका कंडेम किया है. देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस इन एनी काइंड ऑफ civilized society, and especially if we are talking about any kind of democracy, you have the right to express your discontent but not with violence. तो ये इन सब चीजों में हम लोग मानते हैं. तो इससे क्या होगा कि इस अटेम्प्ट के बाद जो ट्रम्प के फेवर में जो लोगों की जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी है, इट हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड. तो ये हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ट्रम्प की जो assassination attempt था वो failed attempt था. He survived and he was the former president of the US. ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं. ये बहुत ही बड़ा वो था, न्यूज था, तो हमें इसको देखने की जरूरत था. मूविंग अहेड विथ द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रूपी रबल मैकेनिज्म है, व्हाट इज दिस, कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में किसी भी तरीके की ट्रेड होता है, ठीक है, तो उस ट्रेड को हम लोग, या फिर इंडिया और किसी भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड हो रहा है, तो व्हाट वी डू इज वी प्रीफर यूएस डॉलर एज बेंचमार्क. उसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, वी डू ऑल आवर एक्सचेंज. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिया और मतलब ये आइडिया काफी वो हो रहा है, आपका पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली, कि रीजनल लेवल पे अगर मेरा कोई अच्छा एक मतलब फ्रेंडली कंट्री है, तो उसके साथ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे रशिया है, इन केस ऑफ इंडिया, बहुत हम लोगों का जो रिलेशनशिप है काफी स्ट्रांग है और इंडिया के बहुत क्लोज बॉन्डिंग है. तो यहाँ पर जब भी हम लोग कोई भी चीज खरीद फरोख्त करते हैं, इंडिया से कोई चीज अगर बेचते हैं रशिया के पास, तो रशियन लोग क्या करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंडियन रूपी में पेमेंट करते हैं. जस्ट लाइक दैट, जब हम लोग रशिया से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग रूपी में नहीं, मतलब डॉलर में नहीं, हम लोग जो रशियन रूबल है उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं. तो ये एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है कि रूपी रूबल पेमेंट्स रेफर टू ट्रेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जिसको अपने अपने नेशनल करेंसीज के थ्रू किया जाता है. इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेड है ये स्मूथ होने लगेगा. ठीक है, और जो फॉरेन करेंसी है, मान लीजिए कि डॉलर ही है, डॉलर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वी रिलाई ऑन डॉलर फॉर आवर ऑल द एक्सचेंज रेट थिंग्स. तो अगर जब भी डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द इकोनॉमीज दैट रिलाई ऑन डॉलर. तो ये एक जो डिपेंडेंसी है, उससे हम लोग क्या होता है, आत्मनिर्भर हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू नो. उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू रूपी रूबल पेमेंट्स वर्क. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाना पड़ेगा. तो बिजनेसेस इन इंडिया एंड रशिया एस्टैब्लिश बैंक अकाउंट्स इन ईच अदर्स करेंसीज. तो अगर इंडिया को एक बैंक
बैंक अकाउंट बनाना है, देन वी विल क्रिएट ए बैंक अकाउंट इन विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग जो है रशियन रूबल में पेमेंट करने की मंशा से। ठीक उसी तरह से रशिया भी एक अकाउंट खोलेंगे कोई एक डिजायर्ड बैंक अकाउंट में, बैंक में, और इंडियन रूपी के थ्रू उसके थ्रू पेमेंट किया जाएगा। सो नोस्ट्रो वोस्ट्रो के बारे में आपने सुना होगा, नोस्ट्रो इज आवर्स अकाउंट, वोस्ट्रो इज योर्स अकाउंट, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। तो दूसरी बात क्या है, प्राइसिंग इन नेशनल करेंसीज। आप मान लीजिए कि हम लोग S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, S-400 हम लोग रशिया से मंगवाए हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इक्विपमेंट है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट है। तो इसका जो हम लोग प्राइसिंग करते हैं डॉलर में करते हैं, व्हाट इफ ये हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर दें, तो ये एक चीज होने लगेगी। तीसरा क्या है, डायरेक्ट सेटलमेंट। तो जब हम लोग किसी दूसरे या थर्ड करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, देन वी डू नॉट हैव टू रिलाई कि मतलब उनकी जो एक्सचेंज रेट है कैसा है क्या नहीं है, कब वॉलेटाइल है, कब ऊपर जा रहा नीचे, कोई टेंशन नहीं। जो हमारा करेंसी है उस पे हम लोग क्या करेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे। सो दिस थिंग्स मेक ट्रेड मोर स्मूथ एंड मोर हैसल फ्री। बेनिफिट्स ये है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन करेंसीज, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एनहांस ट्रेड रिलेशंस, मिटिगेटेड सैंक्शन रिस्क। अभी क्या है कि ईरान के ऊपर हजारों तरीके के मतलब सैंक्शंस लगा हुआ है। ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है इंडिया का, ठीक है। हम लोग चाहते थे कि ईरान के साथ हमारा जो रिश्ता है और स्ट्रॉन्ग हो, बट सैंक्शन की वजह से नहीं हो पा रहे। व्हाट इफ देयर इज दिस मैकेनिज्म कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को हम लोग क्या करें, कॉन्टेक्ट करें। अगर बायलैटरल रिलेशंस ऐसा हो कि वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, स्पेसिफिकली इकोनॉमी। व्हाई इकोनॉमी? क्योंकि इकोनॉमी इज द फाउंडेशनल स्टोन ऑफ ऑल अदर काइंड ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो ऐसे में जो रूपी रबल मैकेनिज्म है या फिर जो आपका डोमेस्टिक करेंसी के थ्रू जो एक्सचेंज सिस्टम जो हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, दैट paves the way for a more stronger and better future of in those countries, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि चाइना में अभी थर्ड प्लेनम हुआ। व्हाट इज थर्ड प्लेनम? तो चाइनीज, देखिए हम लोग क्या करते हैं, पिछले हफ्ते हम लोगों ने नेपाल के बारे में बात किया, इस हफ्ते हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है हम लोग उसको काफी जोरों शोरों से उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो चाइना में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस और अटेंशन फॉर अस। तो थर्ड प्लेनम हुआ मतलब क्या होता है कि 10 साल के अंदर लगभग 7 ऐसे क्या होता है, प्लेनम होता है, मीटिंग टाइप होती है, ठीक है। जैसे तो 7 ऐसे प्लेनम होते हैं। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड्स मेजर कांग्रेस ट्वाइस अ डिकेड वेयर मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी आर इलेक्टेड। तो जो कांग्रेस होती है 10 साल में 2 बार होता है, वहां पर लीडर्स को चुना जाता है। लेकिन अगर प्लेनम की बात करें, प्लेनम को अंदर जो मीटिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं, चाइनीज जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी का, उसके लोग पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को अलग अलग जो एंगल है, इकोनॉमी हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन तमाम चीजों के ऊपर किस तरह की इनिशिएटिव्स लेना चाहिए उस पर बात किया जाता है, ठीक है। तो द प्लेनम्स आर नंबर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवेंथ, इस प्लेनम में ये फोकस किया जाता है कि हमारा पावर ट्रांजिशन किस तरह से होगा। जैसे अभी शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट, तो इसके बाद हु वुड बी द सक्सेसर। तो इस तरीके की प्लेनम में फर्स्ट, सेकेंड, सेवेंथ प्लेनम में इस तरीके की डिस्कशन होती है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रांजिशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल कमिटी, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ एंड सिक्स्थ प्लेनम जो होते हैं, इट टॉक्स अबाउट पार्टी आइडियोलॉजी। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, सीसीपी की बात करें, दे आर ए कम्युनिस्ट ओरिएंटेड पार्टी, ठीक है। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, माओइज्म, सब चीजों में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पीपल टेंड टू डेविएट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, और क्योंकि वी सी दैट चाइना में कोई ऐसा डेमोक्रेसी तो है नहीं, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज अ सेंस कि लोग हमारे जो कोर आइडियोलॉजी है उससे डेविएट हो रहा है, देन दिस काइंड ऑफ प्लेनम बिकम्स abundantly helpful। उसके अलावा थर्ड प्लेनम जो अभी हो रहा है, इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जाएगा। इस तरीके की जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर जो प्लेनम है वो डेंग शाओपिंग के वक्त बहुत ज्यादा, डेंग शाओपिंग
उनके टाइम में बहुत ज्यादा ये क्या हुआ था आपका पॉपुलर हो रखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी इंडिया में भी क्या हो रहा है आपका बजट का टाइम चल रहा है, तो जस्ट लाइक दैट वहां पर भी सोचिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ बातचीत चल रहा है, और जो फिफ्थ कदम है यहाँ पर 5 ईयर डेवलपमेंट्स के बारे में बात होती है। तो ये एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है विद रेस्पेक्ट टू चाइना। और इससे हम लोगों का क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन में कुछ बदलाव आ सकती है, ठीक है। जो अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होने वाला है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो मेंबर है, जितने भी कंट्रीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज बहुत सारे, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो इस तरह के कंट्रीज के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। और ये सारे कंट्री इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि इनके जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, और सिक्योरिटी डायनामिक्स में भी बदलाव आ सकता है। इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में जिस तरह से उन लोग क्या कर रहे हैं, इलीगली ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी कुछ यहाँ पर रोशनी डाला जा सकता है, ठीक है। तो चाइना में कुछ भी होता है तो हम लोगों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। विथ रेस्पेक्ट टू रवांडा, तो इट्स अ कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर मैप देखिए, रवांडा का कैपिटल क्या है, किगाली। किगाली अमेंडमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स से किगाली अमेंडमेंट कब हुआ था और व्हाट इज दिस अबाउट। तो रवांडा क्या, अगर हम लोग बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें, तंजानिया है, बुरुंडी, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड युगांडा, ठीक है। तो रवांडा में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, जो कागामे है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, और इनका रिकॉर्ड है ये कि ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इनको मोर देन 99% वोट, मतलब 99% वोट मिला है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे दर्शाता है कि अगर 99% वोट एक पर्टिकुलर लीडर को मिल रहा है, तो बहुत सारे सवाल उठता है कि वेदर द इलेक्शन वाज फ्री एंड फेयर और नॉट, ठीक है। उसमें कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है आपका मैनिपुलेशन ऑफ कंसेंट तो नहीं था। तो इस तरीके की चीजें होती है, बट वो सारी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गो टू द हिंदू के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे। तो रुवांडा की अगर हम बात करें, इट इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। इस ये ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन जो है अफ्रीका के, उसका पार्ट है। ग्रेट रिफ्ट वैली इस तरह से आता है, ठीक है, तो उसका पार्ट है। ऑफ्टन रेफर टू एज द लैंड ऑफ 1000 हिल्स, ठीक है। और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हम लोगों ने देख लिया। ये इस तरह की न्यूज अगर आती है तो आपका जरूरी है कि आप इसके मैप को एक बार चेकआउट करें। लैंग्वेजेस क्या क्या बोला जाता है यहाँ पर, किनियारवांडा, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है। इट इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। हुतू एंड तुत्सी कम्युनिटी की बात करें, ये सबसे मेजर कम्युनिटीज हैं। इन्हीं दो कम्युनिटीज के अंदर 1994 में रुवांडन जेनोसाइड हुआ था, ठीक है। तो 2003 में क्या होता है कि रुवांडा एडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन मैपिंग आउट ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पर दो रिवर बहती है, नाइल एंड कोंगो। कोंगो को पहले जायर रिवर कहा जाता था, ठीक है। अदर मेजर रिवर्स क्या है, कागेरा, न्याबारोंगो, रुजिजी, लुहुआ एंड अखनयारू। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर, आप किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मैप ओरिएंटेड या फिर जो प्लेसेस इन न्यूज से जुड़ा हुआ जो सवाल आता ही आता है, तो with that perspective Rwanda becomes an important article to be focused on. Okay, moving to the next article which is about European Union Parliament का election। तो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसमें इलेक्शन हुआ, और वहां पर जो राइट विंग आइडियोलॉजी के लोगों की यहाँ पर मेजोरिटी देखने के लिए मिला। तो उस पे यहाँ पर राइट टिल्ट बट डोमिनेंट सेंटर टू एंश्योर कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट है क्या? यूरोपियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द सिटीजंस ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। जितने भी यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट यहाँ पर आपका बनाया गया था, ठीक है। और इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड नेगोशिएटिंग यूरोपियन यूनियन लॉज विद द मेंबर स्टेट गवर्नमेंट। तो यूरोपियन यूनियन का अपना कोई लॉ होगा, ठीक है। एक फेमस लॉ जो हम अक्सर पढ़ते रहे थे, उसका नाम क्या है, GDPR, ठीक है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो ये डेटा से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इस तरीके की रूल
या लॉ जो आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया जाता है, उस लॉ को यूरोपियन यूनियन के अलग अलग जो आपका कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उस पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, उस रिगार्डिंग जो नेगोशिएशन होता है वो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, उसके अलावा this parliament also approves the European Union budget and votes on international agreements and enlargements of the bloc। किस तरह से यूरोपियन यूनियन की जो आपका मेंबरशिप है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अगर साइन कर रहे हैं तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, इन तमाम चीजों की यहाँ पर बात होती है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज द पावर टू अप्रूव और रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। तो जो अभी क्या है, उर्सुला वॉन्डर लेयन, ठीक है, she has been re-elected for second 5-year term tenure as the president of European Union। ठीक है, तो इस यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, इनका इलेक्शन को रद्द करना, इनको उस पोजीशन से बर्खास्त करना, इन तमाम चीजों की पावर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट है उनके पास होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म। अब ओमान की बात करें, ओमान पहले हम लोग मैप देख लेंगे। ठीक है, लेट्स सी मैप। हाँ, तो ओमान क्या है, ये एक वेस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, यूएई इनका बॉर्डरिंग कंट्री, यूएई, यमन, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर क्या है आपका अरेबियन सी है। ओमान में एक पोर्ट है जिसका नाम है डकन पोर्ट, यहाँ पर है। यहाँ पर इंडियन नेवी को एक्सेस मिला है, जो आपका इस रीजन में अगर कभी भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो रिफ्यूलिंग के लिए आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, देन यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ डकन पोर्ट। व्हाट इज दिस पोर्ट? डकन। तो जो आपका यूरोपियन, नॉट यूरोपियन, वो टॉपिक तो हो चुका है। ओमान की बात करें, ओमान एक बहुत रिलेटिवली पीसफुल कंट्री है। पूरे वेस्ट एशियन कंट्री में, वेस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज है, सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है ओमान। लेकिन ओमान में अभी लास्ट वीक में क्या हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हुआ। ठीक है, सॉरी, तो उसमें जो इस्लामिक स्टेट है उसने इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है। अब बात यह है कि इस्लामिक स्टेट की अगर बात करें, ये लोग पॉपुलर हुआ 2014 में। ठीक है, 2014 में इन लोगों ने पॉपुलर हुआ, इराक और सीरिया के रीजन में बहुत बड़े इलाके को इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया। इतना बड़ा कि यूके का आधा एरिया जितना होगा उतना बड़ा रीजन पे लोग कब्जा कर रहा था और अपने आप को कैलिफेट घोषित कर दिया। They are very ruthless in terms of inflicting violence। लोगों को किस तरह से पनिशमेंट करना, जो भी इनको लगता है कि धर्म के खिलाफ है, हेरेटिक है, या फिर काफिर जिसको कहा जाता है, उस तरीके के लोगों को मतलब बहुत बर्बरता से उनके साथ पेश आते हैं। ठीक है, टेररिज्म, लोगों को डराना और मतलब लोगों को मारना, ये इनका वेपन है। तो ये 2017 में हम लोग क्या देखते हैं, 2017 और 2019 में इसको सीरिया से हटाया गया, 2017 में इराक से हटाया गया। उसके बाद 2024 में ये अटैक जब हुआ तो ये एक बड़ा इवेंट बन जाता है, बड़ा चीज बन जाता है, क्योंकि ग्लोबल एफर्ट अगेंस्ट टेररिज्म proved to be a relatively successful one, but this revival of terrorism in a peaceful country like Oman says that all the global countries need to come together and unilaterally claim like take the step ahead in order to fight this kind of menace, ताकि ये आगे जाके और बड़ी जो हमारा हेडेक ना बने। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत थी। ठीक है, तो सीरिया से 2019 में हम लोग क्या देखते हैं, हटाया गया था, खत्म कर दिया गया जो आपका ये है इस्लामिक स्टेट। 2017 में इराक से इसको हटाया गया। तो ओमान की सुल्तानेट की बात करें, ये काफी न्यूट्रल कंट्री रहती है, यहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो या नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये हमारे नेबरहुड में है, हमारे बहुत ही क्लोज कंट्री है। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, व्हाई आर स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग इन बांग्लादेश, और द हिंदू में छपा है कि सिचुएशन इन बांग्लादेश एन इंटरनल मैटर सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आपने देखा होगा जब JNK वाला इशू हुआ, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे, फॉर एग्जांपल मलेशिया,
फॉर एग्जाम्पल टर्की, इन लोगों ने इंडिया की जो इंटरनल मैटर है उस पर कॉमेंट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज ए मैच्योर कंट्री। इंडिया का डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि हाउ मैच्योर डिप्लोमेटिक बिहेवियर दे प्रोजेक्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर एक कमेंट आया है कि जो बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, इट इज देयर इंटरनल मैटर एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। दिस इज व्हाट मैच्योर कंट्रीज डज। ओके, किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर में जाके हम लोग क्या नहीं करते हैं, मेडलिंग नहीं करते। हैविंग सेड दैट, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि 1972 में इनको क्या दिया है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, आपका रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। उस रिजर्वेशन में क्या था कि जो भी 1971 में बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें जितने लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल थे, ठीक है, जो आपका फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको क्या मिलेगा, आपका 30% कोटा मिलेगा, 30% आपको रिजर्वेशन मिलेगा इन ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अच्छी बात है। उन लोगों ने अपने देश के लिए जान निछावर किया है, तो उनके इतना तो बनता है, फाइन। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये तो हो गया 1972 वाला। अब 1975 में क्या होता है कि जो द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान, ही along with his entire family was assassinated। ठीक है, उनके घर में ही, एक्सेप्ट शेख हसीना एंड हर सिस्टर हु वेयर इन जर्मनी एट दैट टाइम, वो लोग बच गए, बट एंटायर फैमिली वाज मैसेकर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब एक क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन आ गया, तो लगा कि ये जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है ये डिसकंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ये 1996 तक क्या रहा, ये कंटिन्यू रहा। और 1996 में प्राइम मिनिस्टर बनी शेख हसीना। उन्होंने बोला कि ये और भी हम लोग आगे इस बेनिफिट को, जो आपका 30% कोटा जो मिल रहा है, वो और एक्सटेंड करेंगे। 2001 के बाद क्या हुआ कि 2001 के इलेक्शन में अवामी लीग हार जाती है और खालिदा जिया नाम की एक लीडर है, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और 2001 से लेकर 2009 तक हम लोग क्या देखते हैं कि शेख हसीना स्टेज आउट ऑफ पावर। लेकिन जब पावर में आते हैं तब इन्होंने क्या बोला कि द कोटा बेनिफिट्स वी आर आल्सो मेड अवेलेबल टू द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो पहले फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, उसके बाद उनके सन्स एंड डॉटर्स के लिए था 1996 के बाद, अब 2009 के बाद बोल रहे कि ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद 2009 से तो शेख हसीना कंटिन्यूअसली यहाँ पर लीडर रही है। तो हम लोग क्या देखते हैं, 2018 में हसीना गवर्नमेंट जो है, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस कोटा का बहुत हो गया, पीपल हैव बीन गिवन एनफ स्टेट सपोर्ट। अब क्या है, इसको हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यू करते हैं। लेकिन लोगों ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट चले गए और चैलेंज किए, हाई कोर्ट चले गए। अभी जून 5 तारीख को, अभी हाल ही में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था इस रिजर्वेशन पॉलिसी को बंद करने का, इट वाज अनफाउंडेड। उनका ये डिसीजन सही नहीं था और इसको रिज्यूम किया कि आपको ये जो पॉलिसी है, कोटा की पॉलिसी, इसको आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोग, एक तो बांग्लादेश में गरीबी तो है, ठीक है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद आपका इन्फ्लेशन है। तो जब मल्टीपल फैक्टर्स रहता है, मल्टीपल मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर्स रहते हैं, वैसे में अगर इस तरह से कुछ हो कि हमें एक तो जॉब मिल ही नहीं रहे, ऊपर से 30% जॉब्स ऐसे हमारे हाथ से निकल जा रहा है टू पीपल जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन है। और उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि फ्रीडम फाइटर्स तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के आर्सवाल जो आपका वेस्ट पाकिस्तान के भी लोग थे, तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका यूथ है, दे मोबिलाइज्ड एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट दिस पॉलिसी हैज टू स्टॉप। ठीक है, तो तब से ये जाके आपका 100 से ज्यादा लोग अपना जान गंवा चुके हैं इस प्रोटेस्ट में। तो यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो आपका पॉलिसी है स्क्रैप किया जाए। जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको शेख हसीना के गवर्नमेंट ने क्या बोला उनको कि दे आर सिमिलर टू रजाकार्स। रजाकार्स कौन थे? जब 1971 में आपका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम
पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत सारे लोग मिलजुल कर क्या कर रहे थे, बांग्लादेश के जो आपका मूवमेंट है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश के लोगों को किलिंग करना, विमेन को रेप करना, इस तरीके की जो आपका घिनौने काम में लिप्त थे रजाकार। तो उस तरीके की स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर से आया है फॉर द प्रोटेस्टर्स, एंड नाउ द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली हॉट। अब देखते हैं आगे क्या होगा, सिंस इट इज इमीडिएट टू आवर नेबरहुड, लाइक हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट टू आवर डोर, तो हमें इस तरीके की डेवलपमेंट से अवगत रहना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बांग्लादेश, उसमें भी क्या हो सकता है, हम लोगों को क्लोज आई रखना पड़ेगा कि इस तरीके की डेवलपमेंट्स किस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि पैलेस्टाइन की जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, जिसको इजराइल ऑक्यूपाई करके रखा है, दैट इज इलीगल, और इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अपार्थाइड सिस्टम लुक्ड इन द साउथ अफ्रीकन कंट्री। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बारे में क्या है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमें ओके, जस्ट अ सेकंड, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कोई वर्डिक्ट देता है, क्या इसका कितना मतलब है, हाँ, क्या जो अभी मौजूदा हालत है इसराइल फलस्तीन के बीच में, क्या उसमें सुधार आ सकती है, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल है, तो अगर मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। आईसीजे इशूज एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन जुलाई 19, 2024 with significant consequences for human rights। और इसराइल क्या कर रहे हैं, 57 ईयर्स से पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। और ये कब आया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला था आईसीजे को कि प्लीज हैव ए लुक इनटू दिस इशू, कि यहाँ पर हो क्या रहा है, देयर शुड बी ए लीगल पर्सपेक्टिव। इट इज अ हिस्टोरिक रूलिंग that the International Court of Justice has found multiple and serious international law violations by Israel towards Palestine, and it is finding Israel responsible for apartheid। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है फ्रॉम द आईसीजे टू द माइंडलेस हैपनिंग whatever it's being inflicted by Israel। More than 40,000 people have lost their life in the war since October 7। ठीक है, there is no victor इन वॉर, ठीक है, किसी भी तरीके के वॉर में कोई विक्टर्स नहीं होते हैं, देयर इज ओनली लाइक ब्लड शेड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको सीरियसली लिया जाए और देखा जाए कि आगे क्या किया जा सकता है। व्हाट इज आईसीजे? आईसीजे की अगर हम बात करें, इसको 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत, ठीक है। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये द हाग जो है नेदरलैंड्स में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। Unlike the six principal organs of the UN, it is the only one that is not located in the USA। ठीक है, लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है स्टेट्स के बीच में, एडवाइजरी ओपिनियन दिया जाता है इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा हुआ, ठीक है। और इट हैज 193 स्टेट्स। करंट प्रेसिडेंट इज Juan E. Donoghue। I don't know how to pronounce that correctly, but yes। What is the structure of ICJ? It has 15 judges who are elected for a terms of like 9 years, ठीक है। और यूएन जनरल असेंबली की बात करें, वो इनको सेलेक्ट करते हैं, एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, द ऑर्गन्स वोट साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। तो हमारे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एपीटीपी। तो इसमें अगर मान लीजिए कि 10 लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है वो जीत जाएगा। उसको 20% भी वोट हो सकता है, 30% भी वोट हो सकता है, बट टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट और as one of the judges of ICJ, you'll have to get absolute votes from the UNGA and UNSC। ICJ is assisted by a registry, its administrative organ, its official languages are English and French। इसमें 15 जजेस होते हैं, ठीक है। 3 from Africa, 2 from Latin America and Caribbean, 3 from Asia, 5 from Western Europe and other states। देखिए वेस्टर्न यूरोप से 5, ठीक है, 2 from Eastern Europe।
तो पूरे यूरोप से मिला के आपका क्या है, आपका 7 देख सकते हैं. So that is the irony with international things. White means burden. What about ICJ's jurisdiction and functioning? किस तरह से काम करते हैं, ठीक है. तो ICJ की अगर हम बात करें, it acts as a world court with two-fold jurisdiction, that is legal disputes between states submitted to it by them and request for advisory opinion. तो एक तो है लीगल डिस्प्यूट को सेटल करना, दूसरा ये है कि एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करना. दो काम यहाँ पर होता है. जो स्टेट्स इनके मेंबर है, ठीक है, किनके मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है. Only states which are members of the United Nations and which have become parties to the statute of the court or which have accepted its jurisdiction under certain conditions are parties to contentious cases. तो जो यूएनजीए का मेंबर है या फिर जो आपका क्या है कि स्टैट्यूट को साइन किया है या फिर जो भी आईसीजे के रूलिंग को एक्सेप्ट किया है, उन तमाम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टेंशियस इश्यूज को लेकर यहाँ पर जा सकते हैं. इनके जो जजमेंट होता है फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है. जो पार्टीज वहां पर अप्रोच करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में साउथ अफ्रीका के लीडरशिप में ये केस लेके गया था आपका कहां पर, आईसीजे के पास. मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे व्हिच इज दिस. इट्स जस्ट अ इमेज, आई वांटेड यू टू हैव अ लुक एट इट. तो मिस्टर बाइडेन की अगर हम बात करें, काफी एज हो चुका है और इनके कई सारे हेल्थ इश्यूज भी है. ड्यू टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इनका क्या हैंडलिंग ऑफ गाजा सिचुएशन, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट आई वुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग दैट इज politically controversial. Okay, so he was seen as quite incompetent with respect to his health and the office, so he had to go. Now Kamala Harris, she will be fighting as one of the candidates for the president of the US from Democrats party. ये टाइम मैगजीन में आज सुबह ही आया था. I thought why not use it. And what do you think about today's lecture? Please let me know in the comment box. और ऐसे ही जो हमारे इनिशिएटिव है इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट forget to subscribe our channel and share your thoughts in the comment box. That shall be all. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Take care.